अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है, लिटिल मीनिंग होती है ज़िम्मेदारी। तो आज हम ये देखेंगे कि लॉ में लाइबिलिटी का क्या मतलब है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, यूरिस्ट इसको किस नज़र से देखते हैं, उनके क्या ओपिनियंस से, और उसके बाद हम थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी की कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड लास्टली जो है हम लाइबिलिटी की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है। लाइबिलिटी की, जैसे कि मैंने बताया, लिटरल मीनिंग होती है किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी, किसी चीज़ का ज़िम्मेदार होना। तो लाइबिलिटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक इंसान, एक शख्स जो होता है वो लीगली ऑब्लाइज्ड होता है या फिर अकाउंटेबल होता है किसी दूसरे शख्स या अशख़ास की तरफ। तो इस सेंटेंस में ही जो है सारा निचोड़ आ रहा है लाइबिलिटी का, कि एक इंसान लीगली तौर पर किसी चीज़ का ज़िम्मेदार होता है, किसी दूसरे बंदे को अकाउंटेबल होता है उसके एक्ट्स का। लाइबिलिटी अराइज़ कब होती है? लाइबिलिटी तब अराइज़ होती है जब एक रॉन्ग एक्ट जो है वो डन हो जाता है, कमिट हो जाता है, या फिर कोई लॉ वायलेट हो जाता है। अगर रॉन्ग कमिट हुआ मतलब वायलेशन ऑफ लॉ है, अगर वायलेशन ऑफ लॉ हुई मतलब रॉन्ग है। दोनों सूरतें एक ही मतलब है इनका। तो ऐसी सूरतों में जो है एक बंदा ज़िम्मेदार हो जाता है जब भी वो लॉ वायलेट करता है या फिर वो रॉन्ग कमिट करता है कोई। एक्चुअल में होता क्या है कि लॉ ने हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को जो है सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं, और उन राइट्स की जो कोरिलेटिव ड्यूटीज़ होती हैं वो दूसरे अशख़ास के ऊपर दी गई हैं। तो सब लोग जो हैं जिनके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं लॉ की तरफ से, वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो ड्यूटीज़ को जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, उनको कभी वो डिसरिस्पेक्ट या फिर इन्फ्रिंज वगैरह ब्रीच नहीं करेंगे। लेकिन जब एक ड्यूटी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, तो एक ड्यूटी को डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से किसी बंदे का राइट इन्फ्रिंज हो जाता है। तो जब भी राइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी, रॉन्ग कमिट होगा। रॉन्ग की वैसे बेसिक मीनिंग होती है कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को ब्रीच करना, ड्यूटी को डिसरिस्पेक्ट करना, तो आपका रॉन्ग कमिट हो जाएगा। तो जब भी रॉन्ग कमिट हुआ, ड्यूटी आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई और आपका जो राइट होगा अगले बंदे का वो इन्फ्रिंज हो जाता है। ऐसी सूरत में जो बंदा, जो रॉन्ग डूअर होता है, जिसने रॉन्ग कमिट किया होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस वो लायबल होता है, उसके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जहाँ भी रॉन्ग होगा वहाँ पर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो एक वो बंदा जो रॉन्ग कर रहा है वो लायबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्ट्स का, वो रॉन्ग एक्ट जो उसने किया हुआ है। तो ये है ब्रीफ सी मीनिंग लायबिलिटी की जूरिस्प्रूडेंस में। अब हम ये देखते हैं कि जूरिस्ट ने लायबिलिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर जॉन सैलमन। ये कहते हैं कि लायबिलिटी इज़ अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। इन्होंने तीन चीज़ें यहाँ पर बात की, तीन चीज़ों की बात की इन्होंने। एक कहा कि बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी जो कि एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन रॉन्ग डूअर एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। कि एक बंदा जो है वो रॉन्ग कमिट कर देता है, वो रॉन्ग डूअर हो गया। अब उस रॉन्ग कमिट करने के बाद जो उसकी रेमेडी अवेलेबल होगी रॉन्ग की, इन दोनों चीज़ों में जो बॉन्ड होता है, जो लीगल बॉन्ड होता है लीगल नेसेसिटी का, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। कि मतलब किसी बंदे ने रॉन्ग एक्ट कमिट कर दिया तो उसकी जो लायबिलिटी होगी रॉन्ग एक्ट की, उन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। उस गैप को फिलफिल लायबिलिटी करती है। मिस्टर मार्कबे कहते हैं कि जो लायबिलिटी टर्म है वो एक ऐसी कंडीशन को डिफ़ाइन करता है, इंसान की ऐसी कंडीशन को डिफाइन करता है, हु हैज़ अ ड्यूटी टू परफॉर्म वेदर दैट ड्यूटी इज़ प्राइमरी वन और सेकेंडरी और सैंक्शनिंग वन। तो इनके मुताबिक जो है लायबिलिटी एक ऐसी स्टेट होती है या फिर एक इंसान की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने का पाबंद होता है, कि उसने उस ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है। अब वो ड्यूटी इनके मुताबिक प्राइमरी ड्यूटी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है और सैंक्शनिंग भी हो सकती है। प्राइमरी ड्यूटीज़, सैंक्शनिंग, सेकेंडरी ड्यूटीज़, ये सब हमने अपनी राइट्स वाली वीडियो में पहले हम कवर कर चुके हैं। तो वो ड्यूटी कोई भी नेचर की हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या सैंक्शनिंग की हो, उस स्टेट को किसी भी शख्स की जब उनके ऊपर इसमें से कोई भी ड्यूटी होगी तो उसको हम, उस कंडीशन को, उस स्टेट को जो है लायबिलिटी कहेंगे, मिस्टर मार्क बे के मुताबिक। मिस्टर जॉन ऑस्टिन के मुताबिक इन्होंने क्या किया कि ही प्रेफर्ड द टर्म इम्प्यूटेबिलिटी टू लायबिलिटी। उन्होंने जो है
लाइबिलिटी के बजाय टर्म इम्प्यूटेबिलिटी को इस्तेमाल किया है। इम्प्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कसूरवार ठहराना किसी चीज़ का। सेम वही लाइबिलिटी मतलब ज़िम्मेदार, इम्प्यूटेबिलिटी मतलब कसूरवार। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ था कि इनके मुताबिक दो सर्टेन फॉरबियरेंसेस मतलब किसी चीज़ से रुकना, कमीशंस और एक्ट्स टुगेदर विद सच ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस as it was the purpose of the duties to avert are imputable to the person who have forborne, omitted or acted। इनके मुताबिक ऐसी सर्टेन फॉरबियरेंसेस किसी काम से रुकना या किसी काम को करना या कोई ओमिशंस वगैरह, और वो उनके नताइज के साथ मिलकर जो कि एक ड्यूटी जो है वो रिक्वायर कर रही थी कि आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी काम, वो फॉरबियरेंस भी हो सकता है काम, कमीशन भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलकर जो है वो एक बंदे को कसूरवार ठहराते हैं उस फॉरबियरेंस, ओमिशन या फिर एक्शन की वजह से। इसको जो है इन्होंने इम्प्यूटेबिलिटी का नाम दे दिया। मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक ड्यूटी जो काम आपसे रिक्वायर कर रही है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूटी आपको ये कह रही है कि आपने ये काम नहीं करना, तो अगर आप उसको करते हैं तो आपके ऊपर इम्प्यूटेबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी। अगर ड्यूटी आपसे ये कह रही है कि आपने ये काम करना है लेकिन आप उस काम को नहीं करते, अल्टरनेटिवली आपने जो है ड्यूटी की ब्रीच कर दी, तो ऐसी सूरत में भी आपके ऊपर जो है इम्प्यूटेबिलिटी या लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगी। तो किसी भी सूरत में ड्यूटी आपसे जो काम रिक्वायर कर रही है, ठीक है, वो आप नहीं करते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, मतलब आपने ड्यूटी की किसी भी तरीके से ब्रीच की, देन यू विल बी इम्प्यूटेड। लाइबिलिटी की हमारे पास दो थ्योरीज हैं, जिनमें सबसे पहले है थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी एंड सेकंड है थ्योरी ऑफ पीनल लाइबिलिटी। थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी जो है बेस करती है लीगल मैक्सिम के ऊपर, जो कि है ओबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, कि मतलब जहाँ पर लॉ ने एक राइट दिया है, लॉ उसकी रेमेडी भी देगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें कि जहाँ एक राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी रेमेडी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी लाजमी। रेमेडियल लाइबिलिटी में क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है कि किसी भी बंदे को, रॉन्ग डूअर को, जिसने रॉन्ग कमिट किया है, उसको कंपेल करते हुए किसी रॉन्ग को रेमेडी करना, मतलब कि उसका रिड्रेसल करवाना, या फिर किसी वायलेशन ऑफ लॉ का जो है उसकी रेमेडी या फिर रिड्रेसल करवाना। इस केस में क्या होता है, इस थ्योरी के मुताबिक राइट को इन्फोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका राइट था, किसी ने ब्रीच कर दिया, कोई आपके राइट को ओबे नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो कोरिलेटिव ड्यूटी थी वो उसको ब्रीच कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपका राइट जो है इन्फोर्स करवाया जाएगा किसी भी तरीके से रॉन्ग डूअर को कंपेल करते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी से लोन लेता है, लोन लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर ड्यूटी होती है कि उसने लोन को जो है रीपे करना होता है, लेकिन वो क्या करता है, लोन को रीपे करने से रिफ्यूज़ कर देता है। अब जिसने लोन दिया है, जो क्रेडिटर है, उसका एक राइट होता है, राइट टू क्लेम डेब्ट। अपने उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए वो जो डेप्टर है उसको कंपेल कर सकता है कि आप मेरे जो लोन आपने मुझसे लिया था उसकी आप वापस अदायगी करें। इसी तरीके से अगर दो अशख़ास हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो बंदा जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होती है वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में जिसका राइट होता है वो अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करके उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकता है, प्रे कर सकता है कोर्ट से। लेकिन रेमेडियल लाइबिलिटी में तीन किस्म की जो है एक्सेप्शंस होती हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस, वो ऑब्लिगेशंस जो कि इम्परफेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसी ऑब्लिगेशंस जो कि किसी कॉज ऑफ एक्शन को या फिर रेमेडियल लाइबिलिटी को जो है वो क्रिएट नहीं करती, भले वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेप्ट होता है, डेप्ट वैसे एक बंदे ने जिसने लोन दिया हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया, उसके ऊपर राइट टू क्लेम डेप्ट भी होता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। जैसे कि अगर आपने उस लिमिट के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपना डेप्ट वापस क्लेम नहीं किया, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ए जो है वो बी को लोन देता है, ठीक है, 3 साल जो है वो लोन का जो पीरियड होता है पे करने का वो गुजर जाता है और बी जो है रिफ्यूज़ कर देता है लोन पे करने से। अब क्या होता है कि वहाँ से जहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ, बी ने रिफ्यूज़ किया लोन रीपे करने से, वहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ हो गया। अब कॉज ऑफ एक्शन से लेकर 3 साल की मुद्दत तक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल
ए के पास टाइम है कि वो अपने डेप्ट को क्लेम कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर, लेकिन वंस द टाइम ऑफ 3 years इज लैप्स्ड, अगर जब वो टाइम जो है लैप्स हो गया उसके बाद जो है वो डेप्ट लिमिटेशन पीरियड से बाहर हो जाएगा और बेयर्ड बाय लॉ हो जाएगा। जब बेयर्ड बाय लॉ हो गया तो आप उसको जो है लीगल प्रोसीडिंग्स के जरिए जो है उस डेप्ट को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये ऑब्लिगेशन पहले परफेक्ट थी, बाद में ये ऑब्लिगेशन जो है इम्परफेक्ट बन गई क्योंकि लॉ जो है इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। जो भी डेप्ट जो है वो लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं, उनका लिमिटेशन पीरियड जो है वो इलैप्स हो जाता है, वो डेप्ट जो हैं वो क्लेम नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से जो दूसरी किस्म की इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस होती हैं उनमें भी जो है रेमेडियल लायबिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते। सेकंड इसमें एक्सेप्शन है इनकैपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि एक मरतबा आपने ब्रीच कर दी ना तो आप दोबारा से उन ड्यूटीज़ को इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया कि एक डेप्ट अगर है, कोई बंदा पे नहीं कर रहा तो उसकी ड्यूटी को इन्फोर्स कराते हुए, उसको कंपेल करते हुए डेप्ट को रीपे करवाया जा सकता है, भले उसकी स्टेट से हो या जहाँ से भी हो। लेकिन कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जिनकी एक मरतबा ब्रीच हो गई तो उनको वापस जो है इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, लीगल राइट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि लीबल कमिट करना या फिर डेफामेशन वगैरह हो गया। एक मरतबा आपने लीबल कमिट करते हुए जो है कोई आर्टिकल वगैरह किसी को डिफेम करते हुए पब्लिश कर दिया है, फिर किसी बंदे पर एजॉल्ट आपने कमिट कर दिया, तो बाद में उस रॉन्ग डूअर को जो है कंपेल करना किसी काम का नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुत देर हो चुकी होती है कि किसी रॉन्ग डूअर को कंपेल किया जाए और उससे जो है उसको उस काम के लिए रोका जाए, फिर या फिर उसे याद दिलाया जाए कि आपकी ये ड्यूटी थी, आपने परफॉर्म करनी है। क्योंकि ये ऐसे एक्ट्स होते हैं, इन एक्ट्स की नेचर ऐसी होती है कि वंस दे आर कमिटेड दे आर कमिटेड। और थर्ड इसमें एक्सेप्शन हमारे पास है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बीइंग इज इन एक्सपेडिएंट। ये वो वाले केसेस होते हैं जहाँ पर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल तो होती है लेकिन लॉ जो है उनको रिजॉर्ट नहीं करता, उनकी लॉ अवॉइड करता है। जैसे कि दो बंदों के दरमियान एक प्रॉमिस ऑफ मैरिज था, ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, उसके लिए कोई टाइम वो मुख्तस कर लेते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई पार्टी जो है उसकी ब्रीच कर देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉ चाहे तो दोनों को कंपेल कर सकता है कि आप एक दूसरे से शादी करो जैसे कि आपने एक अग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर इवन शादी हो भी जाती है, ठीक है, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी। इस वजह से जो है लॉ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वो इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है करवाना वो बेहतर नहीं समझता, इसलिए इन केसेस में भी एक एक्सेप्शन दी गई है रेमेडियल लायबिलिटी की। हालांकि उन पार्टीज़ को कंपनसेशन की सूरत में कुछ ना कुछ रेमेडी दी जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पर नहीं करवाई जा सकती। उसके बाद हमारी आती है थ्योरी ऑफ पीनल लायबिलिटी। थ्योरी ऑफ पीनल लायबिलिटी का जो सोल पर्पस होता है वो होता है रॉन्ग डूअर को पनिश करना। किसी बंदे ने अगर रॉन्ग कमिट किया है तो उसकी पनिशमेंट अवॉर्ड करना। ये बेस करता है मैक्सिम के ऊपर, जो कि मैक्सिम है एक्टस नन फेसिट्रियम निसी मैन सिट्रिया, जिसका मतलब कुछ यूँ है कि द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। कि एक्ट जो एक होता है वो सिर्फ एक एक्ट जो है वो गिल्ट क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि उस एक्ट के साथ साथ गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। अब गिल्टी माइंड क्या होता है कि एक बंदे की एक इंटेंशन होती है, उसका एक मोटिव होता है कि ये चीज़ उसने अचीव करनी है, उसके मतलब मैंसरिया उसके पास होता है। तो जब तक इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्राइम के लिए एसेंशियल, एक होता है एक्टस रिया, दूसरा होता है मेंस रिया। एक्टस रिया मतलब जो आप अपना फिजिकल एक्ट कर रहे हो, मेंस रिया जो आपका मेंटल एलिमेंट होता है। तो ये दोनों होना लाजमी है अगर आप पीनल लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर किसी को गिल्टी करार देना चाहते हैं। लेकिन ये सब केसेस में नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर एक बंदा विदाउट हैविंग गिल्टी माइंड जो है सिर्फ अपने एक्ट्स की वजह से जो है वो लायबल करार दिया जा सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने केयरफुली जो है काम करना है, नेग्लिजेंट जो है वहाँ पर पॉसिबल हो ही नहीं सकती। या फिर जैसे कि रैश ड्राइविंग हो गया, आपने ख्याल करना है, अगर रैश ड्राइविंग करते हुए आपने जो है किसी रश वाली जगह में किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हालांकि आपका वहाँ पर गिल्टी माइंड नहीं होता, लेकिन एक्टस रिया सिर्फ कमिट हुआ होता है
मेंसरिया वहाँ पर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी जो है पीनल लायबिलिटी वहाँ पर राइज हो जाती है, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी, आपके ऊपर ये एक ड्यूटी थी कि आपने रश वाली जगह पर जो है लॉ को ओबे करते हुए ज़्यादा तेज़ ट्रैवल जो है अपनी गाड़ी नहीं चलानी। तो ऐसे केसेस में जो है पीनल लायबिलिटी की एक्सेप्शंस होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की हमारे पास काइंड्स कौन कौन सी हैं? इसमें 4 काइंड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, फिर है हमारे पास विकेरियस लायबिलिटी, एंड फोर्थ है हमारे पास एब्सोल्यूट, या फिर इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है कि पहले तो हमें ये पता चाहिए क्राइम क्या है। क्राइम एक ऐसा रॉन्ग होता है जो कि अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज कमिट होता है। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही होती, हालांकि भले वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ कमिट हो, लेकिन उसको एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा एक्ट माना जाता है जिससे सोसाइटी इफेक्ट होती है, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया। ये ऐसे क्राइम से भले एक स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ कमिट हों, लेकिन इससे सोसाइटी को ख़तरा होता है, इसलिए इनको जो है वो एक्ट्स अगेंस्ट द सोसाइटी कहा जाता है, या फिर रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी कहा जाता है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी अराइज होती है जब भी कोई क्राइम कमिट किया जाता है, और क्रिमिनल लायबिलिटी जब अराइज होगी तो जो रॉन्ग डूअर होगा, जो ऑफेंडर या फिर एक्यूज होगा, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ इनिशिएट की जाएंगी। और क्रिमिनल जो लायबिलिटी होती है वो ऑलवेज पीनल होती है। पीनल मतलब उसका जो पर्पस होता है वो पनिशमेंट अवॉर्ड करना होता है, जैसे कि पनिशमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फ़ाइन हो सकती है, या फिर जो दूसरी काइंड जो है पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी अराइज होती है तब जब इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं। क्रिमिनल में क्या था, वो वाले रॉन्ग्स जो कमिट होते हैं अगेंस्ट सोसाइटी, यहाँ पर जो रॉन्ग्स कमिट हो रहे होते हैं वो अगेंस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ रिलेशन होता है, वहाँ पर सोसाइटी की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही होती, सोसाइटी को उससे कोई ख़तरा नहीं होता। तो सिविल लायबिलिटी जब अराइज होती है तो जो रॉन्ग डूअर होता है उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। सिविल लायबिलिटी आपकी रेमेडियल भी हो सकती है, मतलब इन केसेस में जो है आपका राइट इन्फोर्स भी कराया जा सकता है, और ये पीनल भी हो सकती है, मतलब जो रॉन्ग डूअर होता है उसको सज़ा भी दी जा सकती है इन शेप ऑफ पनिशमेंट। तो इन केसेस में क्या होता है कि इन्फोर्समेंट भी हो सकती है और पनिशमेंट भी हो सकती है, जैसे कि रिकवरी ऑफ डेप्ट हो गया, ये भी एक राइट होता है जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, रिकवरी ऑफ डैमेजेस हो गया, या फिर अक्सर फैमिली केसेस में होता है कि जब एक बंदा मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा होता तो वो भी सिविल लायबिलिटी होती है, एक बंदे के ऊपर मेंटेनेंस पे करना। तो मेंटेनेंस पे नहीं करता, उसकी सिविल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और उसको जो है फिर इवन इम्प्रिजनमेंट की हद तक भी ले जाया जा सकता है। तो सिविल लायबिलिटी में दोनों किस्म की हमारे पास थ्योरीज अप्लाई होती हैं, रेमेडियल थ्योरी भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है और पीनल थ्योरी भी अप्लाई हो रही है। फोर्थ काइंड हमारे पास है विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी की जो लिटरल मीनिंग है विकेरियस की, वो है एक्सपीरियंस्ड एट सेकंड हैंड। मतलब ये किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो कि सेकंड हैंड पर एक्सपीरियंस की जाती है, फर्स्ट हैंड पर नहीं की जाती। इस लायबिलिटी में क्या होता है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे के एक्ट के लिए ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, लायबल करा दिया जाता है। जनरली लॉ में क्या होता है कि एक बंदा तभी लायबल होता है जब वो कोई एक्ट करता है, मतलब अपने एक्शंस के लिए वो खुद ही लायबल होता है, बल्कि दूसरों के एक्शंस के लिए, दूसरों के एक्ट्स के लिए जो, या फिर ओमिशंस के लिए वो लायबल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के एक्ट्स के लिए भी लायबल हो सकता है। उन केसेस को जो है, उन किस्म की लायबिलिटीज़ को जहाँ पर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के एक्ट्स के लिए लायबल करार दिया जा सके, उसे हम विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि एक मास्टर और सर्वेंट की लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक मास्टर जो है किसी सर्वेंट को हायर करता है और उसको एक स्पेसिफिक कमांड देता है। वो सर्वेंट क्या करता है, उस स्पेसिफिक कमांड को ओबे करते हुए कोई रॉन्ग कमिट कर देता है, कोई क्राइम कमिट कर देता है। अब यहाँ पर अगर जो सर्वेंट था उसने अपनी स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर रह कर जो है कोई, और अपनी मास्टर का सर्वेंट ओबे, मास्टर का जो ऑर्डर था वो ओबे करते हुए उसने कोई रॉन्ग कमिट कर दिया, तो इसकी लायबिलिटी जो है वो सर्वेंट के ऊपर नहीं आएगी बल्कि उसके मास्टर के ऊपर आएगी। तो मास्टर की लायबिलिटी यहाँ पर कौन सी होगी, विकेरियस लायबिलिटी। मतलब उसने एक्ट ये खुद नहीं किया था बल्कि सर्वेंट ने एक्ट कमिट किया था, जिसका लायबल वो हो गया, उसकी लायबिलिटी विकेरियस लायबिलिटी होगी। इसमें दूसरी किस्म ऐसे हो सकती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग पर्सनस फॉर एक्ट ऑफ डिसीज़, कि एक इंसेस्टर जो है किसी लीगल ईयर्स का, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो लॉ अक्सर जगह पर ये होल्ड करता है कि किसी बंदे की डेथ के साथ जो है दूसरों को सफ़र होना लाजमी नहीं होता, बल्कि फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा मर गया है
उसके ऊपर किसी बंदे का डेब्ट था, उसने किसी का कर्ज़ा वगैरह देना था, तो वो जो क्रेडिटर होता है वो अपना कर्ज़ा उसके लीगल हेयर्स से क्लेम कर सकता है, उसकी जो स्टेट होती है उससे क्लेम कर सकता है। तो ये भी एक विकेरियस लाइबिलिटी होती है लीगल हेयर्स की, जो कि वो एक्ट होता है उनके डिसीज़ का, जो उनके एंसेस्टर होते हैं, लेकिन लाइबिलिटी किन के ऊपर आ रही होती है, जो लिविंग पर्सन उसके लीगल हेयर्स होते हैं डिसीज़ के, उनके ऊपर। इसमें 4 काइंड है हमारे पास, एब्सोल्यूट या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जनरली ये होता है कि मेंसरिया जो मेंटल एलिमेंट्स, जो गिल्टी माइंड होता है वो लाजमी होता है अगर आपने कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी या फिर किसी बंदे को लाइबल या रिस्पॉन्सिबल करार देना है। या फिर अगर सिविल केसेस में देखा जाए तो वहाँ पर भी एक बंदे की जो एक्ट होते हैं उनको ऐसे ही कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उनके जो लॉस होते हैं उस चीज़ को भी देखा जाता है कि लॉस कमिट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस में, जिनमें क्रिमिनल और सिविल दोनों में ऐसे होता है, जहाँ पर सर्टेन एक्सेप्शंस होती हैं जनरल रूल की। और उसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो लायबल करार दिया जा सकता है, भले ही उसकी कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी या फिर नेग्लिजेंस नहीं थी उसके पार्ट पर। जनरली नेग्लिजेंस और जो रॉन्गफुल इंटेंट हो गया या फिर जो लॉस हो गया, उसको लाजमी समझा जाता है किसी बंदे को क्रिमिनल या सिविल तरीके से लायबल करा देने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रॉन्गफुल इंटेंट, नेग्लिजेंस और लॉस अकर्ड, वेदर लॉस अकर्ड, तो जो है उस बंदे को लायबल करार दिया जा सकता है। इस किस्म की जो लायबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। जैसे कि आपको एक्सीडेंटल केसेस की मैंने एग्जांपल दी कि एक बंदा रैश ड्राइविंग करते हुए क्या करता है कि वो किसी को हिट कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता है उससे। अब वहाँ पर उसके पार्ट पर कोई रॉन्गफुल जो इंटेंट जो है वो नहीं था, इसके बावजूद जो है उसके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो अप्लाई होगी और उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है उसकी इस नेग्लिजेंस के लिए। या फिर अगर सिविल केस ही है तो क्रिमिनल की एग्जांपल होगी। सिविल में अगर हम बात करें तो सिविल में ये होता है कि जहाँ पर आपने किसी बंदे का राइट इन्फ्रिंज कर दिया, भले उस बंदे को लॉस हुआ है या लॉस नहीं हुआ है, तो इवन तब भी आपकी जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। उस किस्म की लायबिलिटी को भी हम एब्सोल्यूट कहते हैं। हालांकि वहाँ पर उस बंदे को कोई फाइनेंशियल लॉस जो है इन टर्म्स ऑफ मनी जो है कोई भी लॉस से सफ़र नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट ऑफ जो है इन्फ्रिंज हुआ है, उस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से जो है वहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है रॉन्ग डूअर की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो लायबिलिटी चैप्टर के ऊपर, या फिर इन दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो किसी बंदे को कब ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है और उसकी ज़िम्मेदारी किस किस किस्म की हो सकती है, ये हमने अपनी आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।